अस्सलाम वालेकुम माय डियर डॉक्टर्स। आज की वीडियो में हम गाइटन और गेनोन से अपना नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर गाइटन का है आपका 35। इम्यूनिटी के मुतालिक है। टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स को कभी इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और इसमें एमसीक्यूज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वीडियो में हम इस तरह इस सीक्वेंस के साथ इस कंसेप्चुअल वे में करेंगे कि आपका कोई भी एमसीक्यूज़ मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। इसके बाद आपके सारे के सारे एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से इंशाल्लाह ठीक होंगे। हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, हम जो नॉलेज पढ़ेंगे साथ साथ एमसीक्यूज़ में अप्लाई करेंगे, तो हमारे एमसीक्यूज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेरी वीडियो को देखने के दो ही रूल हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं बाकी लेक्चर्स में भी। तो हमने 37 एमसीक्यूज़ ठीक करने हैं इंशाल्लाह। हमारा जो मिशन है, ब्लॉक 1 में 37 फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज़ आने हैं आउट ऑफ 140 एमसीक्यूज़ जो टोटल होंगे। लेकिन अभी हम फिजियोलॉजी कर रहे हैं तो 37 एमसीक्यूज़ हमने फिजियोलॉजी के बिल्कुल ठीक करने हैं इंशाल्लाह। तो उसमें मुझे आपके दो रूल्स आपने फॉलो करने हैं अगर आप 100% गेन चाहते हैं। रूल नंबर 1 कि आपने बैठकर वीडियो देखनी है, और रूल नंबर 2 कि आपके पास फोल्डर और पेन होना चाहिए जिससे आप अपनी एमसीक्यूज़ वाइज मिस्टेक नोट डाउन करते जाएं। तो कितना खूबसूरत हो जाएगा कि आपकी फिजियोलॉजी पूरे ब्लॉक 1 की जो सीक्वेंस के साथ मैंने पढ़ाई है उसकी सारी गलतियां आपके पास हों, और गलतियों पे आप बार बार पढ़ें और आप देखें कि कौन सी गलती की थी। तो आपका कोई ऐसा एमसीक्यूज़ होगा फिजियोलॉजी में कि गलत हो, कि आप एक्सेल नहीं कर जाएंगे फिजियोलॉजी में, कि आपको ऐसे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब आपका प्रूफ होगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, कि आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैंने तो अपनी सारी गलतियाँ सीख ली। बेस्ट वे होता है ये सीखने का, पढ़ने का। हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने मेहनत करनी है लेकिन स्मार्ट वर्क भी साथ करना है। 100% अपना दें लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करें। अच्छा, इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफाइन इम्यूनिटी की डेफिनेशन, इम्यूनिटी की कैसे क्लासीफाई करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीजन का स्ट्रक्चर, इम्यूनोग्लोबिन जो इम्यूनोग्लोबिन आपकी एंटीबॉडीज़ को ही कहते हैं, रोल ऑफ हेल्पर टी सेल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब एंटीबॉडीज़ की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनके फंक्शन, रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन एनहेंसिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो मैंने आपको बताऊंगा ग्राफ की मदद से कि जो पहला रिस्पॉन्स होता है ना वो छोटा सा होता है और डाई आउट हो जाता है, जबकि दूसरा जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत जल्दी होता है और लंबा जाता है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है और ये सेकेंड रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, कम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है, इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द क्लोन सिलेक्शन ड्यूरिंग द टी सेल प्रोसेसिंग क्या होता है, और फेलियर ऑफ द टॉलरेंस मैकेनिज्म अगर हो जाए तो एड्स वगैरह हो जाती है, जो हेल्पर टी सेल्स आपके चले जाते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, फीचर्स एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिलेड रिएक्टिव एलर्जी और एटोपिक एलर्जी। ये दो टॉपिक्स मैं बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिलेड रिएक्टिव एलर्जी में ना एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसमें टी लिम्फोसाइट्स, एक्टिव टी सेल्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जबकि एटोपिक एलर्जी में आपके पास एंटीबॉडीज़ होती है आईजीई। इसमें डिलेड रिएक्टिव एलर्जी में आपने याद रखना है कि इसमें नहीं होती, इसमें आपके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। उसके बाद फीचर्स एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एनाफ्लेक्सिया, यूटिकेरिया एंड हाई फीवर। यूटिकेरिया में आपको पता है एंटी हिस्टामिन यूज़ किया जाता है क्योंकि हिस्टामिन आपकी बॉडी में चला जाता है, हाई फीवर एनाफ्लेक्सिया में भी, ठीक है। बाकी हम जो है ना नेक्स्ट AB ब्लड सिस्टम में हम पढ़ेंगे, बाकी जो 3 रह गए हैं। हमारा पहला MCQs है वो कहता है कि 18 साल का एक ओल्ड स्टूडेंट है जिसको ना स्किन रैश हो गया है 48 आवर्स आफ्टर कमिंग इनटू द कंटैक्ट विद द पॉइजन आईवी, ठीक है। एक प्लांट है पॉइजन आईवी है जिसको वो हाइकिंग पे गया था, पहाड़ों पे कहीं पे ना हाइकिंग कर रहा था, पहाड़ों पे चढ़ रहा था। तो 48 घंटे बाद ना उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो रिएक्शन किसकी वजह से हुआ है, तो ये हम देखने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो बेसिक होता है, हम बेसिक तो पहले सीख लेना यार। बेसिकली हमारी इम्यूनिटी ना दो तरह की होती है। एक तो होती है जो इनेट इम्यूनिटी है, जो अल्लाह ताला ने नेचुरली रख दी है आपकी बॉडी के अंदर, इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ, जो बोर्न होते हैं जो, तो तब जो इम्यूनिटी होती है उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। वो आपकी स्किन कर रही है, आपके स्टमक में जो एसिड HCl वगैरह वो कर रहे हैं,
जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो कर रहे हैं, वो इनेट इम्यूनिटी है, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा। वो तो बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, वो 5-6 लाइनें हैं, वो एमसीक्यूज़ भी आएगा 1-2, तो आपको वो क्लियर हो जाएगी, उसके में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 4-5 लाइनें, स्किन है, HCl है, ये वो, तो वो आपकी इनेट इम्यूनिटी है, उसमें क्या मुश्किल है। मुश्किल है जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जब आप पैदा हो जाते हो उसके बाद आपका बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो आपको मुख्तलिफ डिजीज़ एंटीजन से बचाती हैं। वो कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट्स सर आपके पास 2 किस्म के होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो कि आपको पता है कितनी परसेंट होते हैं? लिम्फोसाइट्स सर हमारे 30% होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने परसेंट देखी थी, तो लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में 30% तक होते हैं। सेकंड मेजर जो है ना वो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये लिम्फोसाइट्स। सर लिम्फोसाइट्स हमारे पास एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल गुड हो गया, और एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। सर पहले टी लिम्फोसाइट्स देख लेते हैं, बी को छोड़ दें अभी। अच्छा बी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं हमारे पास, इन ये प्रोड्यूस करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है? इसको याद करने का रूल जो है ना वो सीमेंट से याद करो। जो घरों में सीमेंट हम कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं सीमेंट, पता नहीं ये स्पेलिंग होते हैं आई गेस, तो वो सीमेंट से आप याद कर लो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होगी ना वो टी लिम्फोसाइट्स करेंगे, सीमेंट वगैरह, ठीक है। सीमेंट वैसे भी स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ये याद रखने के लिए डॉक्टर साहब आपका दिमाग ज़्यादा खपे ना, आप एग्ज़ाम में इतना बर्डन होगा, सारे सब्जेक्ट्स का साथ बैठे होंगे लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो उस जो टाइम है ना वो आपको सीमेंट याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान कर देते हैं, तो आपने ऐसे ही रखना है याद, ठीक है। सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो सीमेंट से आपने याद कर ली, वो कौन प्रोड्यूस करता है? टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जबकि दूसरी आपकी होती है हीमोरल इम्यूनिटी। हीमोरल इम्यूनिटी आपकी डॉक्टर साहब कौन प्रोड्यूस करेगा? वो आपके करेंगे बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो बी लिम्फोसाइट्स करेंगे। अच्छा अब बी लिम्फोसाइट्स की हम जान छोड़ते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स की तरफ आते हैं। सर जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे पास, टी लिम्फोसाइट्स जो हमारे पास होते हैं उनकी प्री प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सर इनकी प्री प्रोसेसिंग टी लिम्फोसाइट्स, टी से याद रख लो, थाइमस में होती है, ठीक है, थाइमस के अंदर होती है। बिफोर एंड आफ्टर बर्थ कुछ सेल्स जो होते हैं ना टी लिम्फोसाइट्स, वो पैदा होने से पहले ही उनकी प्री प्रोसेसिंग हो जाती है, और कुछ जो प्रोसेसिंग हुई होती है वो आफ्टर बर्थ होती है। तो ये एमसीक्यूज़ में आ तो नहीं सकता लेकिन एक कंसेप्ट होना चाहिए, अगर आ जाए खुदा ना खास्ता, यूएचएस का कोई पता नहीं ना होता, वन लाइनर दे दे, तो बिफोर एंड आफ्टर बर्थ होती है। क्योंकि मैंने जो लाइनें यहाँ पे लिखी होंगी ना वो एमसीक्यूज़ की लाइनें हैं, कोई फजूल लाइनें नहीं होंगी, जो कंसेप्ट होगा वो मैं बोल के बताऊँगा, जो ये लाइनें हैं ना ये सारी एमसीक्यूज़ ही हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना थाइमस जो है ना, थाइमस क्या करता है? थाइमस ने प्री प्रोसेसिंग कर दी टी लिम्फोसाइट्स की। प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? प्री प्रोसेसिंग का मतलब है जो लिम्फोसाइट्स बने हैं ना टी लिम्फोसाइट्स, वो अपनी बॉडी के खिलाफ भी काम करना शुरू हो गए। फिर टी लिम्फोसाइट ने क्या करना है? कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन बॉडी सबसे पहले बॉडी में आएगी, फॉरेन बॉडी के ऊपर क्या होता है? एंटीजन, और एंटीजन में क्या होता है? ऐसा पार्ट जो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उसको क्या कहते हैं? एपिटोप कहते हैं, ठीक है, एपिटोप कहते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आपके पास ना ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। पहली होती है फॉरेन बॉडी, एक होती है फॉरेन बॉडी, फिर आपके पास होते हैं एंटीजन, उस पर एंटीजन के ऊपर क्या होता है? आपके पास होता है एपिटोप, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसे सीक्वेंस के साथ आपने याद रखनी है। फॉरेन बॉडी के ऊपर जो वो फॉरेन बॉडी को आई है ना उसका कोई ऐसा पार्ट होगा एंटीजन जो कि एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। वो एंटीजन के ऊपर भी वो काफ़ी बड़ा सारा मॉलिक्यूल होता है, उसका भी छोटा सा एक पार्ट होता है एपिटॉप, ठीक है। एंटीजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट ना 8000 से ज़्यादा हो, ये मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी आएगा बताऊंगा, 8000 से ज़्यादा हो, 8000 से ज़्यादा हो, तो उसको एंटीजन कहते हैं, ठीक है। और एपिटोप जो है ना, एपिटोप वो स्पेसिफिक पार्ट जो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, मतलब ये सबसे बड़ी, ये बड़ा यूनिट ले लें, फिर थोड़ा कम ले लें, फिर सबसे स्पेसिफिक जो छोटा सा पार्ट है जो कर रहा है, तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं। अच्छा आपने देखना है जो थाइमस होता है ना जो प्री प्रोसेसिंग कर रहा है, तो वो क्यों करता है? वो क्या करता है? जो टी लिम्फोसाइट्स है ना ये बॉडी के अंदर वाली जो एंटीजन है ना उसके अगेंस्ट भी काम करना शुरू कर देता है, अपनी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो थाइमस क्या करता है? प्री प्रोसेसिंग करता है और मिक्स करता है विद सेल्फ एंटीजन,
बॉडी के अंदर जो एंटीजन है ना उसके साथ मिक्स कर देता है। तो बॉडी के साथ जो एंटीजन होंगे उसके साथ ये डिस्ट्रक्शन कोज करने लगेगा, तो थाइमस को पता चल जाएगा। फिर हम इसकी क्या करेंगे, इसकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे। यहाँ तक के 90% जो लिम्फोसाइट्स आपके टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं आपकी बॉडी में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये प्री प्रोसेसिंग का कमाल है डॉक्टर साहब। प्री प्रोसेसिंग टी लिम्फोसाइट्स बने जा रहे हैं, लेकिन हमने टी लिम्फोसाइट्स वही रखने हैं जो हमारे अगेंस्ट काम ना करें। हमने ऐसे फौजी, हमने सबको भर्ती कर लिया फ़ौज में, अब हमने फ़ौज में से छानबीन करनी है, वो वाले फ़ौजी अपने पास रख रहे हैं जो हमें गोलियां ना मारें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसको कहते हैं इम्यून टॉलरेंस। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपका कि इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, कि जो आपका थाइमस होता है वो मिक्स करता है टी लिम्फोसाइट्स को विद सेल्फ एंटीजन और डिस्ट्रॉय करता है 40% ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। इसको कहते हैं इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, ये प्री प्रोसेसिंग का कमाल है डॉक्टर साहब। फिर क्या होता है, they only respond to the antigen presented on the major histocompatibility complex proteins on the surface of APC, antigen presenting cell। सर ये क्या चीज़ है, जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं ना ये अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बी सेल्स है ना, ये बी लिम्फोसाइट्स हैं। अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स अगर आओगे ना, बी सेल्स, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, ये बी सेल्स क्या हैं। बी लिम्फोसाइट्स का दूसरा नाम बी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स का दूसरा नाम टी सेल्स है। याद रखना है, भूलना नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये क्या होता है, जो बी सेल्स है ना, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन है वो फ्लोट कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन है भाईजान, ये एंटीजन है आपकी बॉडी के अंदर, एंटीजन है ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो बी सेल्स तो भागम भाग आएंगे, इसको आके किल कर देंगे। ठीक है, भागम भाग आएंगे, इसको किल कर देंगे। टी सेल ऐसे नहीं कर सकता। टी सेल्स जो होते हैं ना वो अंधे होते हैं, वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। यार मसला तो ये है ना, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आया, उसको खाना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यही होता है ना, एक टी सेल्स हैं, एक बी सेल्स हैं। जो बी सेल्स हैं वो तो भाईजान वो तो डायरेक्टली जो फ्लोट कर रहे हैं हमारी ब्लड के अंदर एंटीजन, ये वो डायरेक्टली कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे और किल शिल कर देंगे, उसका जो मैकेनिज्म है। जबकि टी सेल्स हैं वो ब्लाइंड होते हैं, समझ लो। वो कैसे करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ना एंटीजन दिखाई जाए। वो कैसे दिखाई जाए, इसके लिए हमें ना चाहिए होते हैं, अब इस तस्वीर को देखें, इसके 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स के साथ ही आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। 4 स्टेप्स क्या हैं, ये 4 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे जो एंटीजन आई है, इसको तो भाईजान आपका टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, आपका टी लिम्फोसाइट अंधा है। तो ये क्या आ जाएगा, आपके एपीसी सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अच्छा, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से होते हैं सर? सर ये जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, ये आपके क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं सर? ये बी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, ये डेंड्राइटिक सेल्स भी हो सकते हैं, और मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं। ये 3 किस्म के सेल्स होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स जो, ठीक है, और उसके बाद डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। ये 3 किस्म के जो सेल्स होते हैं ना, ये पता क्या करते हैं, कोई भी इनमें से तीनों में से कोई भी आया, वो क्या करेगा, इस एंटीजन को इनगल्फ कर लेगा। ये देखो, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने ये एंटीजन को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अच्छा, इस ब्रेक डाउन हो गया, अभी भी टी लिम्फोसाइट्स को नहीं पता चलेगा। अब क्या आएगा, एक हमारे पास आएगा प्रोटीन, जिसको कहते हैं MHC प्रोटीन, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन। वो क्या करेगा, इस जो फ्रेगमेंट है ना, ये एंटीजन को इसने एपीसी ने तोड़ दिए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिए, इसको ना एपीसी की सरफेस पे ले जाएगा। ये देखो, ये पर्पल सा है ना, जो पर्पल, ये पर्पल जो है ये MHC प्रोटीन है, जिसने ये यहाँ से निकाल कर, एपीसी से निकाल कर एंटीजन को उसकी सरफेस पे कर दिया। जैसे ही ये सरफेस पे शो होगा, टी लिम्फोसाइट्स अचानक से हमला कर देंगे। टी लिम्फोसाइट्स को पता चल जाएगा यही एंटीजन है, अब इनकी आंखें खुल जाएंगी, अब इनको विजन मिल गई है ना, ठीक है। तो इसी तरह टी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं, अदरवाइज उनको नहीं पता चलता, यार अंधे हैं ना, एंटीजन का नहीं पता चलता जो फ्लोट कर रहे हैं। बी लिम्फोसाइट्स बहुत अच्छे हैं, उनको पता चल जाता है। होप से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब मैं आपको ना ये बता देता हूँ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं, समझ आ गया एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या होती है, और MHC रूल क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी रूल, ये देख लेते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं ना, वो मैक्रोफेजेस हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, एंड डेंड्राइटिक सेल्स हैं। MCQ ये आता है कि डेंड्राइटिक सेल्स आर द मोस्ट पोटेंट APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स ने अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट किया है ना,
मतलब डेंड्राइटिक सेल्स क्या करेंगे, एंटीजन को खा जाएंगे, इनगल्फ करेंगे और छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर अगला काम किसका आएगा, फिर आएगा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का काम, ठीक है, प्रोटीन का काम। वो क्या करेगा, इस फ्रेगमेंट को फिर सरफेस पे एपीसी की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस में जाके शो करवाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कि कौन सा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिस मोस्ट पोटेंट है, जिस मतलब जिसका ना सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, वो आपके पास है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल्स अगर कोई इनगल्फ करते हैं ना तो टी लिम्फोसाइट्स भागम भाग आते हैं, ठीक है। ये मोस्ट पोटेंट है, ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। अच्छा जी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन दो तरह के होते हैं, MHC1 प्रोटीन एंड MHC2 प्रोटीन। सर ये क्या है, आप इतना कहानियाँ सुना रहे हैं, हमें इतना मुश्किल कर दिया। अब ये आसान कर देते हैं बेटा। अब आप इतने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, आपको कैसे याद आएगा कि MHC1 प्रोटीन किस लिए होता है, MHC2 प्रोटीन किस लिए होता है। अच्छा, टी सेल्स ना आपके तीन तरह के होते हैं मजीद, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। तीन तरह के होते हैं, सिर्फ तीन ही हैं, ये याद रख लो, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स। मैं आगे जाके भी पढ़ाऊँगा, ये MCQs भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, टी सेल्स ये तीन तरह के होते हैं सर, ठीक है सर, आपने सही बता दिया, ये तीन तरह के होते हैं। जो होते हैं ना MHC1 प्रोटीन, वो प्रेजेंट करता है एंटीजन एक्सक्लूसिवली टू दी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जो MHC1 प्रोटीन है वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है एंटीजन। MHC1 प्रोटीन जो है ना वो एंटीजन प्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, जबकि MHC2 प्रोटीन होता है ना वो प्रेजेंट करता है एंटीजन किसको, टी हेल्पर सेल्स को। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, एग्जाम में तो हम भूल जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको हेल्प चाहिए हो, किसी की हेल्प चाहिए हो, तो आप क्या करते हो, दूसरे बंदे को कहते हो ना। तो आप और दूसरा बंदा कितने हो गए, 2 पर्सन हो गए ना। तो किसी की हेल्प चाहिए होती है तो आप टोटल 2 पर्सन हो जाते हो, या 2 से ज़्यादा हो जाते हो पर्सन, ठीक है। हेल्प चाहिए होती है तो आपने याद रखना है, ये देखो 2 हो गया ना, MHC2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 प्रोटीन जो होता है ना, प्रेजेंट एंटीजन टू टी हेल्पर सेल्स। ये तो बड़ा आसान हो गया सर। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कौन करता है, MHC1 प्रोटीन, जबकि MHC2 प्रोटीन किसको करता है, टी हेल्पर सेल्स को। आपको याद आ जाएगा जब हेल्पर सेल्स तो 2 पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जेन में आ जाएगा, तो आपका इंशाल्लाह ये MCQs गलत नहीं होने लगा अगर आप थोड़ा टेंशन में भी होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं आपको ना ये एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। आपके पास ना टोटल 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। आपकी टी लिम्फोसाइट्स की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। टी हेल्पर सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, उसके बाद रेगुलेटरी सेल्स होते हैं। अच्छा जी, सप्रेसर सेल्स का दूसरा नाम क्या है, रेगुलेटरी टी सेल्स। रेगुलेटरी सेल्स या सप्रेसर सेल्स, ये जब दूसरा नाम आता है ना, ये आपको फिर बड़ा तंग कर सकता है अगर आपने याद ना किया। सप्रेसर टी सेल्स या रेगुलेटरी सेल्स। अच्छा, ये टी हेल्पर सेल्स होते हैं ना, बड़े कमाल के सेल्स होते हैं। टी सेल हेल्पर सेल्स का आपको याद है, जब एड्स पड़ा था, इस पे जब HIV वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, कोई आपका जो है ना इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये वही टी हेल्पर सेल्स है, ठीक है। CD4 रिसेप्टर्स पे होते हैं। द मोस्ट नंबरस 70% ऑफ टी सेल्स। आपके जो टोटल टी सेल्स हैं ना वो 100% होते हैं, ठीक है। उसमें से 75% अगर ये हैं देख लो, बाकी 25% साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बचे या रेगुलेटरी सप्रेसर टी सेल्स बचे। अच्छा, ये क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, ये हेल्पर सेल्स जो है ना बड़े कमाल के हैं। ये क्या करते हैं, लिम्फोकाइंस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये दरमियान वाला छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना। इसमें याद रख लो कि ये इंटरल्यूकिन 2 को याद कर लो बस। लिम्फोकाइंस जो है ना वो कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 2 डैट एक्टिवेट बी सेल्स एंड अदर टी सेल्स। याद रखना, ये जो टी हेल्पर सेल्स है ना, इसके साथ हेल्पर ऐसे नहीं लगा दिया, ये डॉक्टर्स ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा है। ये हेल्प करते हैं किसकी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। जो टी हेल्पर सेल्स है ना, ये लिम्फोकाइंस रिलीज करते हैं। ये जो लिम्फोकाइन है ना, ये मज़ीद मैचुरेशन करवाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। अगर टी हेल्पर सेल्स नहीं होंगे तो लिम्फोकाइंस नहीं होगा, लिम्फोकाइन नहीं होगा ना तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो अपना फंक्शन है वो सही से परफॉर्म ही नहीं कर सकते। कैसे सर, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो ना ये अटैक करते हैं एंटीजन पे जाके। अब टी हेल्पर सेल ख़त्म है, नहीं है, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जाके वीक सा जाके एंटीजन पे अटैक करेंगे। मतलब एक बंदा है, पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल जो ना रख के चपेड़े मारता था, जाके एंटीजन के रख के चपेड़े मारता था, ठीक है।
किसकी मौजूदगी में टी हेल्पर सेल जब लिम्फोकाइन्स रिलीज करता था। अब क्या होता है, अब ये होता है कि टी हेल्पर सेल्स नहीं है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जाता तो है एंटीजन के पास, लेकिन चपेड़े नहीं मारता, जाके मुंह से कहता है यार आपने ये गलत किया है। ठीक है, ये फ़ायदा है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल अब चपेड़े नहीं मार सकता अगर टी हेल्पर सेल्स नहीं होगा। टी हेल्पर सेल्स नहीं होगा तो लिम्फोकाइन्स नहीं होगा, लिम्फोकाइन्स नहीं होगा तो इंटरल्यूकिन 2 नहीं होगा। ये कितना मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया है। रेगुलेटरी या सप्रेसर सेल्स क्या है, दोनों को रेगुलेट करते हैं, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल्स दोनों को रेगुलेट करते हैं। ये अब मैंने आपको जो जितना बताया है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको समझ आ गई है, ये एक दफ़ा देख लो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। हमारा कंसेप्ट तो सारा ठीक हो गया सर। कहता है कि एक 18-year-old स्टूडेंट है डिवेल्प अ स्किन रैश 48 hours आफ्टर कमिंग इनटू द कंटैक्ट विद द पॉइजन IVE ड्यूरिंग अ हाइकिंग ट्रिप। ठीक है, तो ये वाला एमसीक्यूज़ तो हमने किया ही नहीं है सर, ये वाला अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, मैं आपको ये बाद में करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द प्री प्रोसेसिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो पहला एमसीक्यूज़ है वो हम बाद में करेंगे, अभी नीचे मैं आपको पढ़ाता हूँ। ड्यूरिंग द प्री प्रोसेसिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन द थाइमस, what is the fate of the cell that showing strong reactivity against the body own self antigen। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि इसको हम कहते हैं इम्यून टॉलरेंस। जो आपके जो होते हैं ना टी लिम्फोसाइट जो अपनी एंटीजन के खिलाफ लड़े हो तो उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं और फैगोसाइटाइज्ड करते हैं। बाकी आप पढ़ सकते हो, इसमें से कोई भी नहीं बन रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो कहता है कि एंटीजन जो है ना उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है। मैंने आपको ऊपर बताया 8000 या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, 8000 या 8 मोलिकुलर वेट जो होता है ना 8000 और मोर। ये आपका सिंपल सा एमसीक्यूज़ है। अच्छा, ये हमारे नेक्स्ट आगे कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में। अच्छा, मैं आपको ना पहले ये बता देता हूँ कि आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, हाई यील्ड एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी जो आपकी गाइडन में लिखे हुए हैं, आपकी गाइडन से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ बन के आते हैं। इसमें आपने याद रखना डॉक्टर साहब, ये याद आपने रखना है, ये आपने भूलना नहीं है। ये मैं आपको ऐसे वे में बताने जा रहा हूँ जो आपको इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। और आपने अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो गया ना नोट्स में लिख लेना। आपने नोट्स मतलब मिस्टेक्स में लिखना है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने वो आपकी मर्ज़ी है। गाइडन काफ़ी बढ़िया, नोट्स बनाना मुश्किल है वैसे, देख लें जैसे आप ईजी होते हैं। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, ये पॉइजन एवी ये वाला है और एक्टिवेटेड टी सेल्स इधर है, ये इधर उधर हो गया। अच्छा, ये देखो, एक होती है डिलेड रिएक्टिव एलर्जी। क्या है सर? डिलेड रिएक्टिव एलर्जी। और एक होती है एटोपिक एलर्जीज। दोनों में फ़र्क है और दोनों को घुमा के एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिलेड रिएक्टिव एलर्जी कौन सी होती है और एटोपिक एलर्जी कौन सी होती है। याद रखना, जो डिलेड रिएक्टिव एलर्जी होती है ना वो टी सेल मीडिएटेड होती है। डिलेड रिएक्टिव एलर्जी टी सेल्स की वजह से होती है, एक्टिवेटेड टी सेल्स की वजह से। सर एक्टिवेटेड टी सेल्स कौन से? बेटा मैं अभी बता के मैं हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं। ये एंटीबॉडीज़ की वजह से नहीं होती। ये आपने ये नहीं लगा देना कि IgE एलर्जिक रिएक्शन में आती है। ठीक है, तो हम लगा देते हैं कि डिलेड रिएक्टिव एलर्जी तो वो इसकी वजह से होती है, एंटीबॉडीज़ की वजह से नहीं। ये एमसीक्यूज़, यही एमसीक्यूज़ है कि डिलेड रिएक्टिव एलर्जी और टी सेल मीडिएटेड एलर्जी जो होती है ना वो किसी वजह से होती है, एक्टिवेटेड टी सेल्स की वजह से होती है। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल इसकी क्या है डिलेड रिएक्टिव एलर्जी की? कोई भी पॉइजन एवी, आपने कोई पॉइजन प्लांट है वो देख लो, एग्जांपल दी हुई है पॉइजन एवी। ठीक है, तो ये जब इसके नज़दीक आते हैं तो एक दिन या 48 घंटों के बाद, 24 या 48 घंटों के बाद जो टी सेल जो होते हैं ना डिफ्यूज़ हो जाते हैं स्किन के अंदर और मैसिव मैक्रोफेज टिश्यू इन्वेजन कर देते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है स्किन के अंदर। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी है सर, समझ लग गई कि डिलेड रिएक्टिव एलर्जी जो होती है ना वो टी सेल्स की वजह से होती है। टी सेल्स स्किन के अंदर आ जाते हैं और मैक्रोफेजेस की इन्वेजन करते हैं, जिसकी वजह से सर स्वेलिंग हो जाती है, एलर्जी कॉज होने लग जाती है। बहुत आसान है सर, ठीक हो गया। अब दूसरा है एटोपिक एलर्जीज। एटोपिक एलर्जीज जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ की वजह से होती हैं। डिलेड रिएक्टिव एलर्जीज एंटीबॉडीज़ की वजह से नहीं होती, लेकिन एटोपिक एलर्जीज जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ की ही वजह से होती हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं ये बेसोफिल और मास्ट सेल्स के ऊपर आ जाके लगती है।
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आपको ये याद रखना है कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स के ऊपर जाके IgE लगती है, और जब इस पे एंटीजन लगता है तो बेसोफिल्स के अंदर ये सब्सटेंसेस पड़े हैं। ये देखो, ये सब्सटेंसेस पड़े हैं। कौन से सब्सटेंसेस हैं? हिस्टामिन पड़ा है, सीरोटोनिन पड़ा है, एनाफ्लेक्सिया पड़ा है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफ्लेक्सिया वो रिलीज़ कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो आपकी होती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें क्या वो हिस्टामिन रिलीज़ होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये आपने देखना है डिलेड रिएक्टिव एलर्जी और एटोपिक एलर्जीज़ में। उसके बाद हमने ये भी देखा था, हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जो एनाफ्लेक्सिया होता है ना, ये एलर्जन इंटर दी बॉडी डायरेक्टली कॉजिंग बॉडी वाइड मास सेल रप्चर। तो इसकी वजह से जो मास सेल्स होते हैं रप्चर करते हैं, और इसकी वजह से हिस्टामिन जो है ना रिलीज़ होती है। तो इसके लिए जो ना हम ना एपिनेफ्रीन यूज़ करते हैं। एनाफ्लेक्सिया में ना एपिनेफ्रीन इसका ट्रीटमेंट है। ये देख लो एपिनेफ्रीन, ये डायग्राम से याद रहेगा आपको। उसके अलावा हम बाद में देखते हैं बाकी चीज़ें। अभी देख लो MCQs की तरफ। MCQs आपका जो पीछे रह गया वो हम कर लेते हैं। अभी पहले MCQs था आपका, वो कहता है कि 18 ईयर ओल्ड जो है ना स्टूडेंट, वो कहीं हाइकिंग पे गया, पहाड़ों पे चढ़ा है, तो उसको अब हो गई है एलर्जी। आईवी प्लांट पॉइजन आईवी के इर्द गिर गया है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? दिस रिएक्शन इज प्राइमरी मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मैं रो के थक गया हूँ, मैं कलप गया हूँ कि भाई एंटीबॉडीज़ की वजह से नहीं होता, ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, जो कि एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स का क्या मतलब है? दो ही सेल्स हैं, सप्रेसर टी सेल्स हैं, सॉरी सप्रेसर टी सेल्स एक्टिवेटेड नहीं है, ये तो मतलब रेगुलेट करता है। दो ही एक्टिवेटेड सेल्स हैं, एक हेल्पर टी सेल्स है और एक साइटोटॉक्सिक सेल्स है। प्लाज्मा सेल्स नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, ये एंटीबॉडीज़ नहीं आएंगी, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स आ गया, ठीक है सर, ये आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा कम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये लास्ट है, तो इसके बाद इंशाल्लाह आपका ना वो कम्प्लीमेंट्री सिस्टम वाला क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी। अच्छा, ये कम्प्लीमेंट्री सिस्टम बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, ये सर क्या है कम्प्लीमेंट्री सिस्टम और ये इतना मुश्किल क्यों है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम अगर मुश्किल उसको लगता है जिसने ना तरीके से ना पढ़ा हो, जिसको समझ नहीं है कैसे पढ़ना चीज़ों को। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ आपने किस तरह याद करना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है ना, ये क्लासिकल पाथवे समझ लो, ये 20 प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। कभी वन लाइनर के तौर पे MCQs पूछ लेता है, UHS तो लगा देंगे क्योंकि 140 MCQs हैं, शायद पूछ ले, उम्मीद नहीं है ऐसा MCQs है। तो ये एंटीबॉडीज़ को ना ट्रिगर करता है, और बेसिकली ना ये C1 मॉलिक्यूल से आगाज़ करता है, जो इसका स्टार्ट होता है। कम्प्लीमेंट्री सिस्टम हमेशा C1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो C से स्टार्ट होंगे। उसका पहला वर्ड C याद होगा, अगला वर्ड 3 होगा या 5 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में पहला वर्ड C होगा, अगला वर्ड 5 होगा या 3 होगा। अब इसको याद करने का आसान तरीका देख लो। अब देखो, ये जो है ना ऑप्शनाइजेशन में देखो, ऑप्शनाइजेशन में देखो, ऑप्शनाइजेशन में ये P नज़र आ रहा है, वो P नज़र आ रहा है। इस ऑप्शनाइजेशन के P को अगर मैं उल्टा करता हूँ, तो ये B नहीं बन जाता, ठीक है। डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी को आसान करो। ऑप्शनाइजेशन के मैं P को उल्टा करता हूँ तो ये B, इसको मैं ऊपर डंडा ऐसे लगा दूँ तो ये B नहीं बन जाएगा, ऊपर ऐसे डंडा लगा दूँ, ठीक है, P के, तो ये B बन जाएगा। तो मतलब C3B जो है ना वो ऑप्शनाइजेशन कॉज कराता है। ये आपका MCQ आएगा, क्या कम्प्लीमेंट्री सिस्टम में ऑप्शनाइजेशन कौन कॉज कराएगा? C3B। मैंने आपको बताया कोई भी कम्प्लीमेंट्री सिस्टम का जो प्रोटीन होगा वो C से स्टार्ट होगा, आगे 3 होगा या B होगा। तो आपने याद रखना C3B जो है ना, ये देखो ये ऑप्शनाइजेशन कॉज कराता है। कितना आसान हो गया सर। आपने ये बड़ा सारा एक नंबर होगा, बड़ा सारा नंबर होगा C5B 6789, ये जो है ना मेम्ब्रेन पे अटैक करता है और मेम्ब्रेन को रप्चर कराता है, लाइसिस कराता है। किसी भी मेम्ब्रेन को रप्चर करवाना हो तो ये नंबर आपने याद रखना है C5B 6789। ऑप्शनाइजेशन वाला तो कभी नहीं भूलेगा, P के ऊपर एक छोटा सा डंडा लगा तो ये B बन जाता है। C3B ऑप्शनाइजेशन क्रॉस करवाता है, ठीक है। ये आपका ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट, देखो डॉक्टर साहब, ये C5B 6789 ये मेम्ब्रेन को रप्चर करवाता है। ये बड़ा सारा नंबर आपको याद होना चाहिए, लाइसिस कराता है, ठीक है। अब देखो C5A, सर ये हम कैसे याद करें, ये हमें थोड़ा सा बता दें। अब ये देखो आसानी से C5A, ठीक है, 5A है, और 5A याद रखना, ये कीमोटैक्सिस में A आ रहा है, कीमोटैक्सिस में यहाँ पे A आ रहा है। ये आपने ऐसे ही याद रखना है C5A, ठीक है।
मैंने तो वैसे ये याद किया हो तो मैं आपको बताऊं, मैंने तो रफ लैंग्वेज में से याद किया था। आता हूं अभी, ठीक है। C5A 5 बजे मुझे मेरी वालदा ने उठाया नमाज के लिए या फादर ने, तो मैंने कहा था आता हूँ, ठीक है। C5A आता हूँ, इस तरह आप याद कर सकते हैं। C5A कीमोटैक्सिस कॉज करवाता है। अब ये इसके बाद देख लो, C3A, C4A, C5A, मतलब 3 दफ़ा ए मैंने ऐसे याद किया हुआ था। 3 दफ़ा ए, 4 दफ़ा ए, 5 दफ़ा ए, ठीक है। आगे लिख लो, आगे 5 दफ़ा ए, ठीक है। आपने इसी तरह इसको याद रखना है, अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाएंगे। जो रट्टे वाली चीज़ें होती हैं उसको इसी तरह हिंट्स बना के, सीक्वेंस बना के कुछ याद करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ऑप्शनाइजेशन कौन कॉज कराता है? सर C3B, बी के ऊपर हम ऐसे पी के ऊपर थोड़ा सा लगाएं तो बी ऑप्शनाइजेशन समझ लग रही है। सर ये जो लाइटिक कराता है ये सबसे बड़ा जो कंपाउंड है C5B6, 7, 8, 9, ठीक है सर, ये वाला होगा। सर जो 5A है ना, तो 5 AM पे आपने कहा था मैं आता हूँ, तो ये कीमोटैक्सिस कराता है। C3A, 4A, 5A, ये सर ये क्या करवाता है? ये करवाता है एक्टिवेट मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स को टू रिलीज हिस्टामिन, हेपरिन एंड ड्राइविंग इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। तो सर ये 3A, 4A, 5A ये क्या कॉज करवाता है? ये इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा हो गया। होप्स हो कि आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये कैसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, ये आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द कम्प्लीमेंट सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्शनाइजेशन? पी आ गया सर, पी ढूंढो, फिर बी ढूंढो। पी को थोड़ा सा डंडा लगा दो, पी तो C3B, 5B भी दे देता तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। 5B अगर दे देता, वैसे 5B होता नहीं है, अगर 5B दे देता तो आपने याद रखना है ये 3B है। 5 AM पे तो उठे थे सर ने कहा था मैं आता हूँ, कीमोटैक्सिस 5A, C5A कीमोटैक्सिस, ये जो है ना ये लाइसिस करवाता है, ये मेम्ब्रेन को रप्चर करवा देता है, लाइसिस हो जाती है। सर C1 तो इनिशिएट करवाता है कम्प्लीमेंट्री सिस्टम को। तो ऑप्शनाइजेशन के लिए कौन सा आएगा? C3B। लाइफ कितनी ईजी हो गई आपकी इस चैप्टर में है। पहले आप इतना परेशान होते थे। पेशेंट इज डायग्नोज विद कंडीशन दैट सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय CD4 रिसेप्टर T सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून फंक्शन वुड रिमेन लार्जली इंटैक्ट? कौन सा जो इम्यून फंक्शन जो होता है ना वो इंटैक्ट रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाईजान क्या हो गया। सर ये जो आपके CD4 रिसेप्टर पे हो गया ना, तो ये आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ख़राब कर देगा। जबकि इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो बाय बर्थ होती है, बाय बॉर्न होती है। स्किन हो गई आपके, हाइड्रो जो होते हैं HCl हो गया स्टमक में, ये वो, तो आपकी इनेट इम्यूनिटी तो इंटैक्ट रहेगी ना, उसको तो कोई नहीं है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे? अच्छा मैं थोड़ी सी ना आज लैंग्वेज वैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना कि सर को क्या हो गया। देखो एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा जो ये हेल्पर सेल्स है ना ये लिम्फोकाइंस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो वो चपेड़ वाली याद करो, ये पहले चपेड़े मारते थे, अब ये सिर्फ मुंह से बुरा कहते हैं, ठीक है। तो ये वही हिसाब है कि जब हेल्पर टी सेल्स आपके फोत हो जाएंगे ना, तो फिर जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो भी अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ मेमोरी सेल्स, ये सारे तो होते हैं ना, लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट MCQ है हमारा। इस MCQ में हमने कहता है विच इम्यूनोग्लोबिन क्लास इज द फर्स्ट टू बी फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी ड्रिंक, ठीक है। हमने अब देखनी है एंटीबॉडीज़। सर अभी एंटीबॉडीज़ हम देखते हैं, ठीक है, सिंपल वे में। आपके पास ना मेन 3 एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसको वैसे बच्चे गेम से याद रखते हैं, ऐसे निमोनिक इसका बना गेम D, ऐसे ये 5 तरह की होती हैं। D भी होती है, उसके बाद ये E तो हमने याद रखनी है, ये A भी होती है। उसके अलावा ये 2 और भी हैं लेकिन मैंने नहीं लिखी, दो वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ए का याद रख लें, एंटीबॉडी ए जो है ना सलाइवा में होती है। आपके जो सलाइवा है ना मुंह के अंदर, जो सलाइवा उसके अंदर होती है, वो टेयर्स के अंदर होती है। आपके जो आंसू हैं, जो आप आंसू गिरा रहे होते हैं कि मम्मा हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो आप जो टेयर्स गिरा रहे होते हैं तो वो उसमें होती है एंटीबॉडी ए। याद रखना कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना उसकी 2 चेन्स होती हैं, एक 2 लाइट चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं। ये जो बड़े वाली है ना, ये देखो ये हैवी चेन्स, ये वाली ये जो मैंने रेड लाइन लिखी है, ये पूरे की पूरी जो है ना ये क्या है, ये आपके पास है हैवी चेन, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्या है, हैवी चेन। जबकि ये वाली जो मैंने रेड लाइन अभी लगाई है ना, ये छोटी लाइन, ये 2 हैं, 2 लाइट चेन्स। अच्छा ये जो
दोनों लाइट और दोनों हैवी चेन्स के जो टर्मिनल देखो, जो येलो पोर्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ये येलो पोर्शन जो नज़र आ रहा है, इनको कहते हैं वेरिएबल पोर्शन। ठीक है, ये वेरिएबल पोर्शन पे ही आके एंटीजन बाइंड होता है। ये आपका एमसीक्यूज है कि आपका एंटीजन कहाँ पे बाइंड होता है, लाइट और हैवी चेन के वेरिएबल पोर्शन पे। सर ये कांस्टेंट पोर्शन क्या करता है, जो ये कांस्टेंट पोर्शन होता है ये डिक्टेट करता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसको छोड़ें, ये एमसीक्यूज में अगर आया तो आपने कहना है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिक्टेट करता है, लाइक कॉम्प्लीमेंट, अटैचमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो वेरिएबल पोर्शन है ना, उसके ऊपर आके एंटीजन बाइंड होती है। दो लाइट चेन्स होती हैं, दो हैवी चेन्स होती हैं। सबसे पहली जो एंटीबॉडी है वो IgG है। ये 75% ऑफ द ऑल एंटीबॉडीज़ इन अ पर्सन, नॉर्मल पर्सन में जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं उसमें से 75% जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, वो कौन सी होती है, वो ये हमारे पास IgG होती है। और ये बाइवेलेंट होती है, तो दो बाइंडिंग साइट होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि IgE आपको पता है एलर्जिक में आती है, एसोसिएटेड एलर्जी, इट हैज़ स्पेशल प्रोपेंसिटी टू अटैच टू दी, ये आपको पता है। ये IgE जो है ना, वो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स को अटैच होती है, और जब अटैच होती है इस पर एंटीजन लगता है तो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स के नीचे से मुंह खुल जाता है और नीचे से वो रिलीज़ कर देते हैं सीरोटोनिन, हिस्टामिन, फलां रिलीज़ कर देते हैं, एलर्जी कोज कर देते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कोज कर देते हैं। ये याद रखना है IgM, इसको मेगा से याद रखना है। मेगा आपको पता बड़ा सारा होता है, इसकी ना 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ये एमसीक्यूज आएगा। और ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं। जो IgM होती है ना, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में होती है, मतलब अर्ली पहला जो रिस्पॉन्स होगा ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स, उसके अंदर ये IgM जो होती है ना, इन्वॉल्व होती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लेते हैं, क्लास इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी होती है, अभी ये पढ़ के 10 बाइंडिंग साइट होती हैं। कौन सी होती है, 10 बाइंडिंग साइट से आपको याद रहा होगा, हमने मेगा कहा था, मेगा IgM। ठीक है, IgM याद रखना है। जबकि जो मैंने आपको बताया था ना कि IgG जो आपके पास पहले है, जो 75% होती है, जो 75% तक होती है, वो हमारे पास होती है जी IgG, और ये होती है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सी होती है, आपने लगाना है IgM, जो कि मेगा है, जिसकी 10 बाइंडिंग साइट है। जबकि IgG है, ठीक है, ये जो है ना, ये स्टार्ट करती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स को, उसकी 2 ही बाइंडिंग साइट होती हैं। बाकी मैंने आपको A का बता दिया, ये सलाइवा और टेयर्स में होती है, और D का आप याद ना भी करो तो चल जाएगा काम, लेकिन एक नज़र देख लो। एंटीबॉडीज मेनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ B cells एंड इट्स रोल इज प्राइमरी सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स इज नॉट प्रोमिनेंट एज IgM। IgE तो आपको पता है एलर्जिक रिएक्शन में होती है। अच्छा जी, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो है ना, जो मैक कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, MAC, आपको पता है कौन सा करता है, जो सबसे बड़ा ऑस्मोटिक रप्चर ऑफ बैक्टीरिया जो लाइसिस करवाता है, आपको पता है ना, C5B6 7 8 9, बहुत अच्छे। आपको पता है C3 और 5A, C3A 4A और 5A क्या करवाते थे, ये आपके पास इन्फ्लेमेशन कोज करवाते थे। ये आपने पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको याद कराया था, 3 दफ़ा है, 4 दफ़ा है, 5 दफ़ा है, ये आपके पास इन्फ्लेमेशन कोज कराते हैं, बेसोफिल्स और मास्ट सेल से जो हिस्टामिन और हेपारिन रिलीज करवाते हैं। इसका क्या आएगा, इसका ये वाला आएगा सर C। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, उसका देख, बल्कि छोड़ो, उसको ना याद करो। अच्छा जी, हमने बताना है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली कितनी सेक्रेट होती हैं। ठीक है, ये आपने अब देखने हैं B लिम्फोसाइट्स। आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपके पास आखिरी कंसेप्ट एक छोटा सा रह गया, वो ये है कि B लिम्फोसाइट्स। हमने T लिम्फोसाइट्स पढ़ लिए थे, T लिम्फोसाइट हमने सारे पढ़ लिए। हमने सीमन से याद रखा कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या प्री प्रोसेसिंग की थाइमस में होती है, और ये मिक्स होते हैं 90% तक, ये ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो आपका थाइमस है। ठीक है, ये याद रखो कि जो B लिम्फोसाइट्स है ना, ये इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें जो प्री प्रोसेसिंग होती है ना, जो प्री प्रोसेसिंग होती है मिड फीटल लाइफ में, ये MCQ है, लीवर में होती है। आपका जो बेबी है, फीटल पीरियड आपने एम्ब्रियो में पढ़ेगा, जो आपका ना 3rd वीक से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, 3rd मंथ से, आई थिंक, हाँ 3rd मंथ से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। मैं एम्ब्रियो सीरीज स्टार्ट करूँगा ना आपकी, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वो अब माँ के पेट में ही बच्चा है, उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग हो रही है B लिम्फोसाइट्स की, कितना कमाल का। ठीक है, लीवर के अंदर होगी मिड फीटल लाइफ में, जबकि लेट फीटल लाइफ में अभी भी बेबी ना
पैदा होने वाला है, उसकी बर्थ होने वाली है। और बर्थ के बाद भी जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, वो कहाँ पे प्री प्रोसेसिंग होती है? बोन मैरो के अंदर। भूलोगे तो नहीं? बी लिम्फोसाइट्स की मिड फीटल लाइफ में लीवर में होती है प्री प्रोसेसिंग, जबकि लेट फीटल लाइफ में और आफ्टर बर्थ में बोन मैरो में होती है। और जैसे ही ये एक्टिवेशन हो जाती है ना, अपोन एक्टिवेशन बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, कोई भी एंटीजन आ गया ना, ये तो अंधे नहीं है, इनके पे तो जो भी घूम रहे एंटीजन ये पहचान लेंगे, ये स्वेल करते हैं। जैसे ये एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ये स्वेल करते हैं और प्लाज्मा सेल बन जाते हैं। क्या बात है, बी लिम्फोसाइट्स कहाँ गए? वो तो सारे प्लाज्मा सेल्स बन गए। ये प्लाज्मा सेल जो होते हैं ना, वो सक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2000 एंटीबॉडीज ये सेक्रेट करते हैं कि प्लाज्मा सेल्स। सर प्लाज्मा सेल्स क्या है? सर यही तो बी लिम्फोसाइट्स हैं, स्वेल करके बन गए ना सर प्लाज्मा सेल्स। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। और सम जो है ना, कुछ जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो एक्टिवेट तो होते हैं लेकिन वो फाइट में हिस्सा नहीं लेते। और ये मेमोरी सेल्स हैं, मतलब ये वैसे ही है कि कोई सेल्स हैं, ये एक्टिवेट हो गए हैं, ये दूर से खड़े होकर देख रहे हैं भाई कौन कौन आके कौन कौन सा एंटीजन आया हमारे अंदर, हमारी हमसे लड़ने। तो ये याद रखते हैं, ये देखते हैं, ये मतलब ना विजुलाइज करते हैं। जैसे आप बैठ के लेक्चर देखते हैं, ठीक है, देखते हो कोई कौन क्या कर रहा है, या जो बॉयज़ हैं वो पार्क में बैठ के बाहर देखते हैं कि कौन सी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, ये वो, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट ठीक हो गया होगा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल्स कितनी बनती हैं पर सेकंड बाय सिंगल मेच्योर प्लाज्मा सेल। सर प्लाज्मा सेल्स क्या हैं? सर प्लाज्मा सेल्स तो बी लिम्फोसाइट्स ही है ना, स्वेल हो जाते हैं। बिल्कुल गुड, 2000 है ना, देख लो इसको। Which type of lymphocyte is responsible for suppressing the function of both cytotoxic and helper T cells? मैंने आपको कहा था ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप दूसरा नाम भी याद रख लो। सप्रेसर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स कितनी तरह के होते हैं? सर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, सर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सर सप्रेसर टी सेल्स। इसमें को पता होगा कौन सा आएगा? सप्रेसर का ऑप्शन ही नहीं है, तो रेगुलेटरी टी सेल्स तो है ना सर, इसका ये आंसर आएगा। इसका दूसरा नाम है सप्रेसर टी सेल्स, आल्सो नोन एज रेगुलेटरी टी सेल्स। ये रेगुलेट करते हैं दोनों को। The secondary antibody response is characterized by which of the following compared to the primary response? सर प्राइमरी रिस्पॉन्स हमें पता है शॉर्ट टर्म होता है, सेकेंडरी जो होता है ना, जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तो मेमोरी सेल्स बनते हैं पहली दफ़ा, और फिर ये बड़ा फास्ट होता है और उसके बाद लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक ना ग्राफ बना देता हूँ यार, ये आपकी गाइडन में बना हुआ है, ये देखो। अच्छा ये ग्राफ देखो, ये ना मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये वाला रिस्पॉन्स है ना, जो ये है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये वाला, ये फर्स्ट टाइम देख लो, ये फर्स्ट। अगर मैं ये दूँ ना, ये वाला, ये देखो दूसरे वाला, ये देखो ये कितना फास्ट हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म जा रहा है। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता भी फास्ट है और ये ख़त्म भी नहीं होता। ये तो डाइज आउट हो गया ना, ये डाई ख़त्म हो गया, डाई आउट हो गया, डाई आउट हो गया। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ इसका रेट, और इधर आपको बता रहा हूँ इसका जो कितनी देर तक रहेगा, ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ था। ठीक है, इसको देख लेना, थोड़ा सा ज़हन में रह जाती हैं चीज़ें ग्राफ से। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो आपको पता है, और वो फास्टर होता है। 1 वीक डिले बिफोर एंटीबॉडीज अपेयर, लोअर इन्फिनिटी, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडी सर्कुलेशन रिक्वायरमेंट फॉर रैपिड ऑनसेट विद इन आवर्स एंड हायर पोटेंसी। ठीक है, रैपिड होता है और हायर पोटेंसी होती है, ये आपको याद होगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मस्ट प्रेजेंट एंटीजन फ्रेगमेंट टू द टी हेल्पर सेल्स यूजिंग दी विच। ये तो मैंने बड़ा आपको 4 स्टेप्स में आपको समझाया था, ये वाले 4 स्टेप्स में, शायद आपको याद हो। ये देखो, ये किसकी मदद से करते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को खा के फ्रेगमेंट्स में चेंज करते हैं। फ्रेगमेंट्स को फिर कौन? MHC प्रोटीन, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन, अपनी APC की मेम्ब्रेन सरफेस पे शो करवाते हैं। तो कौन करवाते हैं? अब देखो, MHC1 प्रोटीन भी MHC2 प्रोटीन है, तो हेल्पर सेल्स आ गया, टी हेल्पर सेल्स। अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता तो हम कौन सा लगाते? हम MHC1 प्रोटीन लगाते हैं। अब क्योंकि हमें पता है हेल्पर में 2 लोग चाहिए होते हैं, तो MHC2 प्रोटीन आएगा। आसान हो गया ना, लाइफ आपकी कितनी आसान हो गई है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी रेदर दैन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है इनेट इम्यूनिटी की एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बजाय। इनेट इम्यूनिटी आपको पता है स्किन ये वगैरह होती है, रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन टू द इन्वेजन। ये आसान सा एमसीक्यूज था। Anaphylexia is a severe systematic allergic reaction triggered by the widespread release of the mediators when an allergen reacts with the IgE attached to which cell। अच्छा, अब ये देखो कि एनाफ्लेक्सिया में क्या होता है। एनाफ्लेक्सिया में ये देखो वो कह रहा है कि IgE जो है ना वो किस पे जाके लगती है। तो मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि जो IgE जो एंटीबॉडी होती है वो मास्ट सेल और बेजोफिल्स पे जाके लगती है। ठीक है, मास्ट सेल्स एंड बेजोफिल्स पे जाके लगेगी, ये आपने याद रखना है। हाउ डज़ द पैसिव इम्यूनिटी कन्फर्ड बाय द इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज़। हमने जो अगर एंटीबॉडीज़ लगा दी जाए इंजेक्शन की फॉर्म में तो ये पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो ये 2 से 3 हफ्ते तक ही रहती है, ये लॉन्ग टर्म तो नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको कोरोना में एंटीबॉडीज़ मैंने लगा दी, एक हेल्दी पर्सन है उसकी एंटीबॉडीज़ निकाल के कोरोना में, तो आपको कोरोना हुआ तो मैंने एंटीबॉडीज़ लगा दी, तो ये पैसिव इम्यूनिटी होती है। इट लास्ट ओनली 2 to 3 वीक्स ओनली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, मैं आपको ना ये कुछ डिजीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ये डिजीज़ बड़ी काम की हैं। अच्छा, ये डिजीज़ क्या करती हैं, ये है आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, एक होती है रूमेटिक फीवर। क्या सर क्या नाम बताएं, ऐसे रोज़े हैं हमारे। अच्छा, ये है रूमेटिक फीवर बेटा, मुझसे कुछ सुनोगे आप लोग। ट्रिगर्ड बाय दी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन। ये आपने याद रखना है कि रोमेटिक फीवर किस टॉक्सिन की वजह से होता है। ये होता है स्ट्रेप्टो, जिसमें आ रहा है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन। ठीक है, और ये हार्ट वाल्व्स को जाकर ना अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट वाल्व्स वीक हो जाते हैं, रिगर्जिटेशन होती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रूमेटिक फीवर कहते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेव एक होती है माइस्थीनिया ग्रेविस, ये आपका सेकंड ब्लॉक आएगा ना, उसमें आपने माइस्थीनिया ग्रेविस ही पढ़ना है। इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या करते हैं, ये मसल्स में होते हैं, मसल वीकनेस होती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ना है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होती है, तो बंदे को पैरालिसिस हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब मूवमेंट सही से नहीं कर पाता, ये आपने बेसिक याद करना है। माइस्थीनिया में ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे मसला बनता है। एक होता है मल्टीपल सेक्रोसिस, इसमें जो है इम्यून सिस्टम है ना वो माइलिन शीट पे अटैक करना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं मल्टीपल सेक्रोसिस। ठीक है यार, मल्टीपल स्क्रोसिस माइलिन शीट एक ही चीज़ है ना, भूलोगे तो नहीं। देख लो, ये माइलिन शीट पे अटैक कर रहा है, ये आपके जो ना ब्लॉक हो रहे हैं, साथ में डायग्राम भी आपको शो हो रही होगी। सही हो गया सर माइस्थीनिया ग्रेविस द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग माइलिन शीट ऑफ द नर्व फाइबर। सर ये मल्टीपल सेक्रोसिस थोड़ी ना है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं सर। हार्ट वाल्व एपिटोप्सिस, सर ये हम कौन सा वो पढ़ रहे हैं, क्या कौन सा मैंने आपको पढ़ाया था, रूमेटिक फीवर ये कौन सा रूमेटिक फीवर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रोटीन, बिल्कुल सर सही है। ठीक है, और ये जो होता है ना ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस होता है, जिसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अगर अटैक हो रहा हो तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये ना लिखते फिरिएगा, फजूल है। अच्छा जी, विच लिम्फोकाइन secreted primarily which lymphocyte secreted primarily by the T helper cells has especially strong stimulatory effect on the growth and proliferation of cytotoxic and regulatory T cells। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था सर जो टी हेल्पर सेल्स हैं ना वो लिम्फोकाइंस रिलीज करते हैं। लिम्फोकाइंस जाके ना जो है ना जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं उनके फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैंने कहा था हेल्पर सेल की मौजूदगी में साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ना तब चपेड़े मारते हैं जाके एंटीजन के, अगर नहीं होंगे तो ये मुंह से जाके बुरा कहेंगे। तो क्यों टी हेल्पर सेल जो है ना वो क्या करते हैं, वो लिम्फोकाइन को रिलीज़ करते हैं। लिम्फोकाइन क्या करता है, लिम्फोकाइन इंटरल्यूकिन 2, 3, 4 इस तरह रिलीज़ करता है। मैंने कहा था इंटरल्यूकिन 2 को आप अच्छी तरह याद रखें, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आर टिपिकली डिस्ट्रॉय। मैंने आपको कहा था अप टू 90% जो ना आपके टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं वो मर जाते हैं। हमने बड़े सारे आर्मी वाले बंदे हायर कर लिए लेकिन उनमें से कुछ गद्दार हैं कुछ कैसे हैं, तो हमने वही रखने हैं ना जो हमारे ऊपर ही ना अटैक करें। तो अप टू 90% हम उनसे मार देते हैं। A bivalent antibody which makes up to 75% of all the antibodies। हमने बताया था कि जो एंटीबॉडी G है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो M है वो मेगा होती है, इसमें 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। G जो होती है इसमें 2 होती हैं।
ठीक है। और ये ग्रेड से याद रखो, ये 75% तक होती है नॉर्मल में, ये आपने याद रखना है। बाकी भी आप पोज करके देख सकते हो। अच्छा, द वेरिएबल पोर्शन जो होता है ना एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको पता है कि जो वेरिएबल पोर्शन होता है उस पर क्या आते हैं, एंटीजन आके अटैच होते हैं। स्पेसिफिक अटैचमेंट टू द पार्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन, ये आपको याद होना चाहिए, ईजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय देयर टारगेट सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं। अब आपने ये वाली चीज़ शायद देखी हो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ना, ये परफोरिन्स रिलीज करते हैं। साइटोटॉक्सिन सेल्स जो हैं, परफोरिन एक प्रोटीन है, होल फॉर्मिंग प्रोटीन। साइटोटॉक्सिक सेल्स मैंने कहा था चपेड़े मारते हैं एंटीजन के। चपेड़े कैसे मारते हैं, ये परफोरिन्स रिलीज करते हैं जब जो एंटीजन में जाके होल क्रिएट कर देता है और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है ना उसमें रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और इसको जाके मार देता है। इस तरह ये काम करते हैं। तो ये कैसे करता है, सॉरी मेरा हाथ लग गया वहाँ पे ना, वो पेंसिल लग जाती है कभी कभी। तो सिक्रेटिंग परफोरिन्स टू पंच होल्स इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, परफोरिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये एंटीजन का कबाड़ा करते हैं, चपेड़े मारते हैं उनको जाके। अच्छा जी, एंटीजन मस्ट टिपिकली हैव रेगुलरली रिकॉरिंग मोलिकुलर ग्रुप्स ऑन देयर सरफेस टू बी रिकॉग्नाइज। दीज ग्रुप्स आर नोन एज, मैंने आपको ये बताया था कि जो एंटीजन के ऊपर होते हैं एपिटोप्स, जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट है जो कि एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, रीगिन्स, ये आपने याद रखना है, रीगिन्स ये अदर नेम है IgE एंटीबॉडीज़ का, जो कि एलर्जी कॉज करवाता है, जो कि बेजोफिल और मस्ट सेल पे जाकर लगता है। IgE एंटीबॉडीज़, इसका दूसरा नाम है रीगिन्स। ठीक है, हेप्टोन्स भी देख लो, हेप्टिन्स। ठीक है, हेप्टिन्स ये क्या करता है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंटीजेनिक होते हैं, ये आप देख लो। लिम्फोकाइंस आपको पता है ये सारी चीज़ें। अब पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दी हे फीवर एक्सपीरियंस नेजल स्वेलिंग एंड स्क्रीशन। आपको पता है जब हे फीवर या नेजल स्वेलिंग होगी तो हिस्टामिन रोल में आएगा। ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है, ये हे फीवर कोज करता है और नेजल स्वेलिंग करता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, ये देख लो, शायद मैंने ये वाला पार्ट नहीं बताया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी थी, तो मैंने कहा MCQs करवा दूँ, बच्चे ये कहें कि पढ़ाई जा रहे हैं तो MCQs करने हैं। यहाँ पे यूटिकेरिया, ठीक है, ये भी देख लो, ये MCQs आएगा आपको। ये यूटिकेरिया या हाइव्स या हाई फीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होती है और स्किन स्वेलिंग करती है और नेजल लीकेज होती है। इसमें एंटी हिस्टामिन हम देते हैं, जबकि एजदमा में हम जो है ना एंटी हिस्टामिन नहीं देते। क्यों नहीं देते, एजदमा में जो प्रॉब्लम होती है वो लिकोट्राइन्स की वजह से होती है, ना कि हिस्टामिन की वजह से होती है। ठीक है, ये याद रखना है कि एजदमा में हमारे पास स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफ्लेक्सिया मिक्स, जिसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ लिकोट्राइन्स, वो होते हैं। ठीक है, और वो कॉज सवेयर स्मूथ मसल स्पैज्म कॉज करता है। इसलिए एजदमा में हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन नहीं देते। यूटिकेरिया जो हाइव्स कहते हैं, ठीक है, ये देखो, ये हाइव्स बने हुए हैं, स्किन के ऊपर रेड से पैचेस बने होते हैं, इसमें हमें एंटी हिस्टामिन देते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। विच लिम्फॉइड ऑर्गन इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेप्टिंग एंटीजेनिक एजेंट दैट हैव रीच दी सर्कुलेटिंग ब्लड। ठीक है, इसमें से कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, आपको पता होगा, स्प्लीन, थाइमस और बोन मैरो जो है ना वो आपके ब्लड को ना क्लीन करते हैं, ब्लड फिल्टर के तौर पे काम करते हैं। लेकिन आपने याद रखना है जो स्प्लीन है ना वो मेजर है। ठीक है, बाकी जो थाइमस होता है वो भी होता है, लेकिन ये इसमें तो टी लिम्फोसाइट्स की भी प्री प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसलिए आप कहें कि जो स्प्लीन है ना वो मेजर आ जाता है। लिम्फ नोड्स फिल्टर लिम्फ फ्रॉम दी पेरिफेरल टिश्यूज। ठीक है, स्प्लीन भी होता है, थाइमस भी होता है, बोन मैरो, लेकिन थाइमस इसलिए नहीं होता कि जो स्प्लीन है ना वो मेजर सिस्टमिक फिल्टर है। मेजर सिस्टमिक फिल्टर आपने याद रखना है, ये कंफ्यूज कर सकता है। स्प्लीन पे क्लिक करना है आपने। द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द एंटीबॉडी स्पेसिफिकेशन, ये बुक की एग्जैक्ट लाइन है, किस वजह से होती है, रैंडम रिकम्बिनेशन ऑफ जीन सेगमेंट्स की रैंडम कम्बिनेशन की वजह से हमारे अंदर ना मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की स्पेसिफिकेशंस बन जाती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बुक की लाइन है एग्जैक्ट, आप लिख लें अगर आपको नहीं पता। आपको पता है क्लासिकल पाथवे और कंप्लीमेंट एक्टिवेशन में कौन सा पहला प्रोटीन होता है, C1 प्रोटीन होता है जो कि इनिशिएट करता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था। अपने मार्क्स देख लेते हैं, एक जो मेरा गलती से लग गया था फिंगर पे तो वो आपने देख लेना, बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है,
कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको ना आती हो। यहाँ पे ना हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दिया ये चैप्टर्स। अब एक चैप्टर और रह गया, 1 से 2 चैप्टर रहते हैं आपके। एक तो 37 हीमोस्टेसिस रहता है, एक आपका ब्लड वाला रहता है, ब्लड वाला छोटा सा है तो जल्दी से कवर हो जाएगा। उसके बाद एक 61 ऑटो, वो भी छोटा सा चैप्टर है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ मिस हो गई हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।